लकी और शिवराज जब एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी परिवार के बाकी लोग भी आईसीयू में आ गए। उन्होंने जब बताया कि प्रफुल्ल गिरफ्तार हो गया है तो शिवराज का पारा गर्म हो गया और उन्होंने लकी को अभी के अभी राधिका के साथ यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए कह दिया। जब सभी लोगों के बीच में बहस बहुत ज्यादा होने लगी तो लकी खुद ही राधिका के साथ वहां से निकल गया था। अभिलाषा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो खुद भी दशरथ के साथ में आईसीयू से बाहर आ गई, लेकिन शिवराज के मन में अभी भी राधिका एक पनौती ही बनी हुई थी। लकी लकी बेटा रुक, लकी रुक जा। अभिलाषा लकी और राधिका के पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। दशरथ भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। इस बार जैसे ही लकी ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो वो रुक गया और अभिलाषा के सामने खड़ा हो गया। क्यों किया लकी तूने ऐसा, सच सच बताना। अभिलाषा ने लकी से कड़क लहजे में पूछा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ माँ, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता था। अगर मुझे इस बारे में पहले जानकारी होती तो मैं वही करता जो उसने किया है, लकी ने कहा। किसने किया है? दशरथ ने पूछा। माफ करना लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, लकी ने कहा। लकी तू खुद को क्यों इतनी परेशानी में डालकर उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है? तुझे पता है ना कि अभी तू नाम बता देगा तो दादाजी तुझे तुरंत घर में बुला लेंगे, अभिलाषा ने कहा। माँ, मेरे लिए मेरा घर उन लोगों में बसता है जो मेरी और मेरे फैसलों की इज्जत करते हैं। मुझे अग्रवाल परिवार के बंगलों में रहने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी मैं इतने सालों से बाहर हूँ, मेरी आदत भी छूट गई है। ठीक है, तो फिर हम दोनों भी इस आदत को छोड़ देना चाहते हैं। हम दोनों भी अग्रवाल परिवार के बंगलों में नहीं रहना चाहते हैं। हम तेरे साथ चल रहे हैं। क्या कह रही हो माँ? आप कहाँ मेरे साथ चलने की बात कर रही हो? क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं अपने बेटे के साथ नहीं रह सकती? माँ आप जिद मत करो। देखो दादाजी मेरे बारे में जो भी सोचते हो या उन्होंने राधिका के बारे में जो कुछ भी कहा हो वो गुस्से में कहा है, लेकिन आपको तो गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए ना। वो पहले ही बहुत परेशान होंगे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें, उनकी कंपनी को, दोनों को आपकी जरूरत है माँ, इसलिए प्लीज आप ऐसी बात मत कीजिए, लकी ने उसे समझाते हुए कहा। हाँ माँ, लकी ठीक कह रहे हैं, आपको हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी सच में दादाजी को आपकी बहुत जरूरत है, राधिका ने भी लकी की बात में जोड़ते हुए कहा। नहीं लकी, इस बार तो मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। मैं बहुत बार उनकी तरफ देख चुकी हूँ और इसकी वजह से मैं बहुत कुछ खो भी चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं उनकी तरफ नहीं देखना चाहती। मैं तेरे साथ चलूंगी बस। पापा समझाओ ना इन्हें। अगर आप दोनों भी मेरे साथ आ जाओगे तो पीछे से घर परिवार कौन संभालेगा? निर्मला चाची और कमल चाचा सब कुछ बेच खाएंगे और दादाजी कुछ कर भी नहीं पाएंगे। चलो इसमें परिवार का तो भला हो जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? हमें उनकी तरफ भी तो देखना है ना। प्लीज ले जाओ माँ को आप, प्लीज। लकी ने अपने हाथ जोड़ लिए। अब अभिलाषा और दशरथ के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। वो दोनों बस राधिका और लकी को देख रहे थे। आप मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ राधिका है, जब तक ये है मुझे कुछ नहीं होने वाला, लकी ने कहा और राधिका के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अभिलाषा की आंखें भीग आई थी। वो सीधा लकी के पास गई और उसे गले लगाते हुए बोली, किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए लकी, नहीं होना चाहिए इतना बड़ा दिल। लकी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दशरथ की तरफ देखने लगा। उसने अभिलाषा को लकी से अलग किया और फिर से हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। अपना ध्यान रखना बेटा, दशरथ ने जाते जाते हाथ हिलाते हुए कहा और अभिलाषा के साथ अंदर चला गया। अभिलाषा बस लकी को जाते हुए देख रही थी। इधर राधिका की भी आंखें नम हो आई थी। उसे कभी अपनी जिंदगी में माँ बाप का प्यार तो मिला ही नहीं था, लेकिन उन दोनों में उसे अपने माँ बाप की झलक नजर आ रही थी। अब हम कहाँ जाएंगे लकी? राधिका ने पूछा। तुम गुरी और शमशीर के साथ में पटना पहुंचो, मैं जरा रुस्तम जी से मिलकर आता हूँ। उनसे क्यों? मुझे जानना है कि रुस्तम जी ने ये सब आखिर किया क्यों, लकी ने कहा और अपनी जेब से फोन निकालकर सीधा रुस्तम को फोन मिला दिया। थोड़ी देर बाद लकी राधिका को रवाना कर चुका था और इधर रुस्तम भी बाकी लोगों से बचते बचाते लकी से मिलने के लिए शहर से दूर एक जंगल में आ गया था। लकी की गाड़ी वहां खड़ी थी और वो बाहर खड़ा होकर रुस्तम का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद रुस्तम अपना चेहरा ढककर जीन्स और टी शर्ट में वहां आया और लकी के सामने खड़ा हो गया। ये आपने कपड़े क्यों बदल लिए और चेहरा? लकी ने पूछा। क्या बताऊं लकी सर, प्रफुल्ल के अंदर हो जाने के बाद से सब लोगों की सब लोगों पर नजर है। मीडिया में तो खबर उछल रही है,
मार्केट इस बात से गर्म हो गया है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो प्रफुल्ल के खिलाफ इन लड़कियों को खड़ा कर सके। कंपनी के बाहर तो सभी लोगों को यही लग रहा है कि आपने किया है, लेकिन कंपनी के अंदर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं। सब आपको जानते हैं और उन्हें पता है कि आप कैसे आदमी हैं। इसलिए मैं कपड़े बदलकर आपसे मिलने आया हूँ ताकि मेरे ऊपर शक ना जाए। ऑफिस से बोलकर निकला हूँ कि शिवराज जी से मिलने जा रहा हूँ, उनकी तबीयत खराब है, रुस्तम ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इतने में रुस्तम ने उसके सामने बोनट पर कुछ एक फाइल्स रख दी। ये सब क्या है? ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने प्रफुल्ल के खिलाफ उन लड़कियों को खड़ा किया था। उनके जेल जाने के बाद उनके केबिन से निकाल कर लाया हूँ। मैंने कहा था ना कि उनके अंदर जाने के बाद मैं खुद आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, रुस्तम ने कहा। लकी ने एक पल के लिए रुस्तम की आंखों में देखा और फिर उन कागजों की तरफ देखने लगा। सर, प्रफुल्ल भाई अंदर ही अंदर अपनी कंपनी खड़ी करने की फिराक में लगे हुए थे। उन्होंने अमेरिका की एक कंपनी हिल्टन ग्रुप के साथ में टाई अप किया था। वो कंपनी हमारे जरिए यहाँ इंडिया में अपना सारा पैसा लगाने वाली थी और हम लोग उसके जरिए अमेरिका में अपना कारोबार और बढ़ाने वाले थे। लेकिन उन्हें इंडिया में जितना बिजनेस मिल रहा था उतना हमें अमेरिका में नहीं मिल पा रहा था। प्रफुल्ल ने ये डील सेट की थी और उन्होंने ही शिवराज जी को इसके लिए राजी किया था। मुझे और बाकी लोगों को पहले से ही ये डील सही नहीं लग रही थी, क्योंकि इंडिया में तो मार्केट बढ़ रहा था, लेकिन वहां हमें इतना बड़ा मार्केट अभी तो नहीं मिलने वाला था। हमने ये बात शिवराज सर को समझाने की पूरी कोशिश की। इस बारे में मीटिंग में प्रफुल्ल के सामने भी बात हुई, लेकिन प्रफुल्ल ने हमारी एक भी नहीं सुनी। शिवराज जी को भी उसने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हिल्टन ग्रुप के CEO से मीटिंग करवा दी। सिर्फ 6 महीने की डीलिंग में ये हालत है कि आज अगर हिल्टन ग्रुप अपना हाथ पीछे खींच ले तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि प्रफुल्ल ने अपने मामा के नाम से और अपने दोस्तों के पिताओं के नाम से और छोटी कंपनीज शुरू करके हिल्टन ग्रुप से जो भी टेंडर आते थे वो उधर देना शुरू कर दिया। यानी जो प्रॉफिट अग्रवाल ग्रुप को मिलना चाहिए था वो उन सब छोटी मोटी कंपनीज के जरिए सीधा प्रफुल्ल और उसके पिता की जेब में जा रहा था। शिवराज जी के हाथ भी बंधे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और क्योंकि पेपर पर सब चीजें सही चल रही हैं इसलिए कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये सब घपले और ज्यादा ना बढ़े इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा सर, रुस्तम ने कहा और लकी की तरफ देखने लगा। लकी देख पा रहा था कि रुस्तम जो कुछ कह रहा था वो सब सही था। पेपर्स वही बात बता रहे थे जो वो कह रहा था, लेकिन प्रफुल्ल ऐसा क्यों कर रहा था और दादाजी इतनी बड़ी बात को ऐसे कैसे जाने दे सकते थे? लकी ने पूछा। उसका प्लान था सर कि वो अपनी पूंजी खड़ी करके कल को अग्रवाल ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो जाए। शिवराज जी के काम करने के तरीके में सबसे बड़ी चीज नियम और कानून होते हैं, लेकिन प्रफुल्ल उन्हीं की धज्जी उड़ाना चाहता था और बिना कंपनी का मालिक बने वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अगर शिवराज सर की बात करें तो उन्हें प्रफुल्ल पर कभी शक ही नहीं हुआ, क्योंकि एक तो वो सारे काम नियम से कर रहा था और दूसरा कोई उसके इन घपलों के बारे में बात नहीं करता था। उसने कंपनी के बड़े बड़े लोगों के मुंह पैसे ठूंस कर बंद कर दिए थे। जो लोग पहले शिवराज जी को सही सलाह देते थे अब वो ही उन्हें गुमराह करने में लगे हुए थे। हम अगर उन्हें कुछ कहने जाते तो उन्हें लगता कि हम आपकी तरफ से बात कर रहे हैं। आपने मेरी नौकरी बचाई थी ना, इसलिए उन्हें लगता था कि मैं अभी भी चाहता हूं कि आप वापस आ जाओ, इसलिए भी हम सब कुछ नहीं कह पा रहे थे, रुस्तम ने कहा। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं? इस चीज से अग्रवाल ग्रुप को कैसे बचाया जा सकता है? सर, प्रफुल्ल को भले ही हमने अंदर करवा दिया है, लेकिन फिर भी खतरा टला नहीं है। हिल्टन ग्रुप का बिजनेस तो उसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि उसके बिना हमारे लिए तब काम करना मुश्किल हो जाएगा जब हमारे शेयर प्राइस इतने नीचे गिर गए। अगर उन्हें उठाना है तो हमें मार्केट में अपने दम पर कुछ ऐसी चीजें लेकर आनी होंगी जो हिल्टन से हमें बरी करवा दे और हम अमेरिका में जाकर उसी चीज को बेच आए, रुस्तम ने कहा और उसकी आंखें उदास हो गई। वो जो कह रहा था वो उसे अभी भी नामुमकिन लग रहा था। अभी ऐसी कोई चीज वो लोग लेकर नहीं आ पाने वाले थे जिसकी वजह से अग्रवाल ग्रुप का उद्धार हो जाए। सर, अब तो हमें सरकारी टेंडर भी मिलना मुश्किल हो सकते हैं और बड़ी दिक्कत तो यह है कि कहीं हिल्टन ग्रुप अपना हाथ पीछे ना खींच ले, वरना हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी सर, रुस्तम ने कहा। रुस्तम जी, आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया, आपको जरा भी डर नहीं लगा? लकी ने पूछा और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगा। सर, मैंने अपनी पूरी लाइफ इस कंपनी को दी है। आज के लोगों को जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मेंढक की तरह कूदते रहते हैं, लेकिन इस कंपनी ने मुझे हमेशा परिवार जैसा महसूस कराया और परिवार के लिए करना मेरी जिम्मेदारी थी, रुस्तम ने जवाब दे दिया। आपका इतना बड़ा कदम खाली नहीं जाएगा रुस्तम जी,
मैं अपनी तरफ से कुछ कोशिश करता हूँ। आप अभी तो मेरा ऑर्डर प्रोसेस करने से शुरुआत कर सकते हो, लकी ने कहा और वो सारे पेपर्स अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था कि इतने में रुस्तम ने उसे रोका और कहा, सर अगर हो सके तो प्लीज वापस आ जाओ ना। लकी ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो पटना के लिए रवाना हो गया था। वो रास्ते भर बस यही सोच रहा था कि अग्रवाल परिवार को इस आर्थिक संकट से कैसे बचाया जा सकता था। हिल्टन ग्रुप का पंजा अग्रवाल ग्रुप के ऊपर कसता चला जा रहा था और वो लोग इतनी आसानी से अग्रवाल परिवार को छोड़ने वाले नहीं थे। लकी का एक मन तो कर रहा था कि वो सभी चीजें लेकर सीधा शिवराज के पास चला जाए और उन्हें सब कुछ सच सच बता दे, उन्हें सचेत कर दे। लेकिन अभी उन दोनों के बीच में जिस तरह की लड़ाई हुई थी और शिवराज की तबीयत जिस तरह से खराब थी, उसे देखकर लकी को अभी उन्हें और एक झटका देना सही नहीं लग रहा था। मगर उसे यह भी लग रहा था कि अगर उसने अभी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। लकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और यही सब सोचते हुए वो कब पटना पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। वो जैसे ही घर पहुंचा तो राधिका ने उसे गले से लगा लिया। रात बहुत हो चुकी थी। राधिका ने उसका बैग देख लिया था। लकी जब यहाँ से निकला था तब उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे में राधिका ने बैग में से सारी फाइल्स निकाल दी और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें जहां जहां रुस्तम ने लाल निशान लगाए हुए थे उससे वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ थी। इतने में लकी बाहर आया और उसने जब राधिका के हाथ में वो सारे कागज देखे तो खुद ही उसने सारा मामला राधिका को समझा दिया। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। क्या मुझे दादाजी को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं लकी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी ये सब चीजें बतानी चाहिए। तुम उन्हें जाकर प्रॉब्लम तो बता दोगे, लेकिन सॉल्यूशन के नाम पर तुम्हारे पास अभी कुछ है नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सॉल्यूशन लेकर ही उनके पास जाओ, राधिका ने कहा। लकी को उसकी बात सही लग रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या समाधान निकालने वाला था लकी इस समस्या का? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो अभिलाषा और दशरथ भी उसके पीछे पीछे चले आए थे। अभिलाषा लकी के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन लकी और राधिका ने उन्हें समझाकर फिर से अंदर भेज दिया। इधर लकी ने राधिका को पटना के लिए रवाना किया और उसके बाद खुद रुस्तम से मिलने चला गया। रुस्तम ने आखिरकार लकी को प्रफुल्ल के सारे घपलों के बारे में बता दिया था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये शिवराज को बताना चाहिए था या नहीं। जब उसने ये सब राधिका को बताया तो राधिका ने उसे ये सब उन्हें बताने से मना कर दिया। लेकिन राधिका, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें नहीं बताना ठीक होगा या नहीं। हम कब तक सॉल्यूशन का इंतजार करते रहेंगे? कहीं से बीच में और ज्यादा देर हो गई तो? लकी ने राधिका से पूछा। वो दोनों खाना खाने के लिए डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। नहीं होगी लकी, तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम हो और तुम उसे जल्द से जल्द सॉल्व ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वैसे भी अभी घर में जिस तरह का माहौल है, दादाजी तुम्हारी सुन नहीं पाएंगे, और अगर सुन भी लेंगे तो कुछ करेंगे नहीं लकी। कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है ना, राधिका ने कहा। लकी ने उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप खाना खाने लगा। लेकिन खाते खाते वो कहीं खो गया था। उसकी चम्मच उसके हाथ में ही अटक कर रह गई थी और उसका हाथ ना ऊपर जा रहा था और ना नीचे आ रहा था। लकी, कहाँ चले गए? राधिका ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं, माँ और पापा के बारे में सोच रहा था। वो दोनों नाराज होकर दादाजी के सामने से वापस तो आ गए होंगे, लेकिन वापस जाने के बाद पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, लकी ने कहा। तुमने माँ को फोन नहीं किया? राधिका ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, अभी नहीं। तो करो ना, पूछो उनसे कि वो कैसी हैं और दादाजी की तबीयत कैसी है, राधिका ने कहा। लकी को उसकी बात ठीक लगी और उसने खाते हुए अपना फोन निकाल लिया। हेलो माँ। बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। हम लोग घर आ गए हैं, माँ सो गई है और मैं बस सोने ही जा रहा था, उधर से दशरथ ने फोन उठाते हुए कहा। और दादाजी पापा? लकी ने पूछा। उनकी तबीयत अब काफी अच्छी है। डॉक्टर्स ने उन्हें टेस्ट करने के बाद घर जाने को कह दिया था। हम उन्हें अपने साथ ही लेकर आ गए थे। अब उनका गुस्सा भी काफी शांत है, चिंता मत करना, सब ठीक है, दशरथ ने कहा और फोन रख दिया। लकी के दिल को तसल्ली आ गई। भले ही उसे इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि अभिलाषा और दशरथ ठीक थे और शिवराज की तबीयत में भी सुधार आ गया था। लकी के मुंह से ये सब सुनकर
और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर राधिका भी मुस्कुरा रही थी। तो चलें? राधिका ने पूछा। लेकिन कहाँ? जो काम बाकी है उसे पूरा कर लेते हैं ना, राधिका ने कहा और अपने गालों पर गिरती हुई लट को पीछे कर लिया। कौन सा काम? लकी ने पूछा। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा काम अधूरा छोड़ गया था। अरे इतनी जल्दी भूल गए? अभी 4 दिन पहले जब हम कमरे में थे तो कुछ काम बीच में छोड़कर कॉटेज की तरफ चले गए थे ना। तुमने कहा था कि तुम आओगे, तुम्हारा इंतजार करूं। मैं तुम्हारा इंतजार करती रह गई, लेकिन तुम तो आए ही नहीं, और अब कह रहे हो कि तुम भूल गए। लकी क्या यार, तुम इतना जरूरी काम कैसे भूल सकते हो? राधिका ने कहा और लकी से नाराज होकर बैठ गई। लकी 2 पल के लिए सोचने लगा कि राधिका उसे कौन से काम के बारे में याद दिला रही थी। आखिर में उसे याद आया कि वो राधिका को चूमने वाला था, लेकिन इस बीच उसे फोन आया और वो कॉटेज के लिए रवाना हो गया। जैसे ही लकी को ये याद आया तो उसका चेहरा लाल हो गया और फिर वो जोर से हंसने लगा। राधिका भी उसे देखकर जोर से हंस रही थी। लकी हंसते हुए अपनी जगह से उठा और राधिका की कुर्सी पीछे खींचकर उसने उसे गोद में उठा लिया। अरे लकी, खाना तो खत्म करने दो। नहीं, खाना उस काम से जरूरी नहीं है, लकी ने कहा और राधिका का माथा चूम लिया। इसके बाद वो उसे गोद में रखकर ही तेजी से कमरे की तरफ भागने लगा। उस घर में उन दोनों की हंसी की आवाजें गूंज रही थी। उधर जब लकी और राधिका अपने कमरे में आ चुके थे, तब इधर अगली सुबह निर्मला सूरज उगने से पहले ही अपने घर से निकल चुकी थी। उसने कमल को उठाना भी जरूरी नहीं समझा और बिना किसी को डिस्टर्ब किए वो सीधा अपने घर से रवाना हो गई। कुछ देर के सफर के बाद वो उस जेल के बाहर आ गई जिसमें प्रफुल्ल को बंद किया हुआ था। मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती हैं। जब निर्मला अंदर जाने की कोशिश करने लगी तो एक हवलदार ने उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा। निर्मला ने अपने बैग खोले और उसमें से एक 500 रुपए का नोट का बंडल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। 50,000 है, आपस में बांट लेना, मुझे प्रफुल्ल से मिलना है, जरूरी काम है, निर्मला ने कहा। उस हवलदार ने झिझकते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और नोटों का बंडल ले लिया। प्रफुल्ल जी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है, एक हवलदार ने प्रफुल्ल के सेल का दरवाजा बजाते हुए कहा। प्रफुल्ल की नींद खुल गई। कौन है? कोई लेडी है, उस हवलदार ने कहा। प्रफुल्ल समझ गया कि वो किसके बारे में बात कर रहा था, इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधा दरवाजे से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद में वो निर्मला के सामने आकर खड़ा हो गया था। निर्मला ने गहरे भूरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। जैसे ही प्रफुल्ल उनके सामने आया तो उसने प्रफुल्ल के गाल पर हाथ रखकर उसकी दाढ़ी को सहला दिया। कितना कमजोर हो गया है मेरा बेटा, निर्मला ने कहा और अपने बैग में से एक डिब्बा निकाल कर उसे थमा दिया। प्रफुल्ल ने देखा कि उसमें ढेर सारे काजू, बादाम और तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स थे। प्रफुल्ल ये देखकर मुस्कुरा दिया। इतनी सुबह आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स देने तो नहीं आई होंगी, प्रफुल्ल ने कहा। निर्मला भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी और फिर बोली, कल मुझे हिल्टन ग्रुप से फोन आया था, उन्हें तुम्हारे अरेस्ट के बारे में पता चल गया है। उन्हें ये सुनकर काफी दुख हो रहा था और होना भी चाहिए था। तुम उनके लिए कितने जरूरी थे ये उन्हें भी पता है। अब वो परेशान है कि जिस तरह से तुम उन्हें बिजनेस दे रहे थे उस तरह से अब उन्हें बिजनेस मिलने वाला भी है या नहीं। उनका सीईओ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात कर रहा था, निर्मला ने कहा। ऐसा मत होने देना माँ, ऐसा कभी मत होने देना। मैं चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन आप उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत होने देना। पर प्रफुल्ल, ये होगा कैसे? जब तक तुम कंपनी में थे तब तक सब तुमसे डरते थे, तुम्हारा कहा कोई टाल नहीं सकता था, हर कोई तुम्हारी सुनता था और इसी वजह से पापा जी को हिल्टन के बारे में कुछ खबर तक नहीं लगी। लेकिन अब तुम हो नहीं तो उनके मुंह खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेंगे। मैं नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप तो हो ना। मैं इसमें क्या करूंगी? मैं तो बिजनेस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती और वैसे भी जो कुछ तुम्हारे खिलाफ साबित हुआ है उसकी वजह से पापा जी और हमारे बीच थोड़ी खटास आ गई है। आपको इस खटास को मिठास में बदलना होगा माँ। अगर उनका सपोर्ट हमें नहीं मिला तो हमारे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में आप उनका सपोर्ट जीतने की कोशिश करो, प्रफुल्ल ने कहा। लेकिन ये होगा कैसे बेटा? निर्मला सच में परेशान नजर आ रही थी। प्रफुल्ल उसका सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। उधर जब प्रफुल्ल और निर्मला के बीच में ये सब बातें हो रही थी तो उधर शिवराज भी रात भर गुजारने के बाद में सुबह उठ चुके थे। उन्होंने कभी जिंदगी में कभी ऐसी रात नहीं गुजारी थी जैसी ये रात गुजरी थी। नींद उनकी आंखों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वो मौत के मुंह से बाहर आ गए थे लेकिन अपनी चिंताओं से बाहर नहीं आ पा रहे थे। सुबह जब अखबार उनके सामने आया तो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में प्रफुल्ल के खिलाफ खबर छपी हुई थी। कुछ अखबारों ने तो इसे 2 भाइयों में पैसों की लड़ाई तक बता दिया था और साथ में लिखा,
देश के सबसे अमीर परिवार के बच्चे भी पैसों की लड़ाई में इस हद तक नीचे गिर सकते हैं। शिवराज का ये सब पढ़कर दिमाग खराब हो गया। इन सब चीजों का असर उनके बिजनेस पर होने वाला था। साहब चाय। जब शिवराज अखबार देख ही रहे थे कि तभी काशीनाथ ने अंदर आते हुए कहा। शिवराज ने अखबार नीचे रखा और चाय का कप उठा लिया। काशीनाथ ने उनकी सूजी हुई आंखों की तरफ देखा और फिर मेज पर रखी दवाई की तरफ देखते हुए कहा, साहब ऐसे काम नहीं चलेगा। अब आपकी वो उम्र नहीं रही कि आप रात रात भर बिना सोए गुजार दो। अगर आपको नींद नहीं आ रही थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और ये क्या, सारी की सारी दवाइयां भी ऐसी ही रखी हुई हैं। लकी बाबा ने कहा था कि आपको ये दलिया शाम को फिर खाना है, लेकिन आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब ये खराब हो गया होगा। शिवराज सिर्फ काशीनाथ को देख रहे थे। उसकी बात के जवाब में उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। क्या हुआ साहब, आप काफी परेशान लग रहे हो। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, शिवराज ने कहा और काशीनाथ को बैठा लिया। तुम्हें क्या लगता है काशीनाथ, कल हॉस्पिटल में मैंने लकी को कुछ ज्यादा डांट दिया क्या? शिवराज ने पूछा। मेरे कुछ भी लगने से क्या होगा साहब, आपको क्या लगता है आप वो बताओ, काशीनाथ ने पूछा। वो अच्छी तरीके से जानता था कि अगर शिवराज ने यह सवाल किया था तो इसका मतलब साफ था कि उनकी पूरी रात इसी के बारे में सोचने में गुजर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा काशीनाथ की लकी मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है। एक मन कहता है कि वो ये सब मेरे प्रेम की वजह से कर रहा है, दूसरा मन कहता है कि अगर उसे सच में मुझसे प्रेम होता तो वो उस लड़की के चक्कर में कभी घर छोड़कर नहीं जाता। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि लकी ये सब किसी लालच की वजह से कर रहा है। हो सकता है कि वो फिर से घर में आना चाहता हो और इसलिए उसने प्रफुल्ल को फंसाया हो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अगर वो लालची होता तो वो कभी घर छोड़कर ही क्यों जाता। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जिंदगी से चाहता क्या है, शिवराज ने कहा। काशीनाथ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, शिवराज ने पूछा। कुछ नहीं साहब, बस अच्छा लगा कि आप बाबा के बारे में इतना सोच रहे हो। वो दिन दूर नहीं है जब बाबा को आप फिर से ना घर बुला लोगे, काशीनाथ ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे समझने के चक्कर में मैं अपने परिवार के कायदे नहीं तोड़ने वाला हूँ, शिवराज ने कहा। काशीनाथ उसकी बात सुनकर फिर से मुस्कुराने लगा। अब क्यों मुस्कुरा रहे हो, शिवराज ने पूछा। कुछ नहीं, कभी कभी लगता है कि मेम साहब को इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था। उनके जाने का असर आप पर बहुत ज्यादा दिखता है। मतलब शिवराज जी, आप अब काफी कठोर हो गए हैं, जबकि वो ऐसे नहीं थे। जो आदमी दिल का राजा हुआ करता था वो अपनी रानी के चले जाने के बाद तानाशाह सा नजर आने लगा है, काशीनाथ ने कहा। मैं तुम्हें तानाशाह दिखाई देता हूँ काशीनाथ। तानाशाह नहीं, तानाशाह से आपकी जिंदगी में सिवाय काम और कायदों के कुछ बाकी नहीं रह गया है। आप लकी को समझने की बात कर रहे हैं साहब। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि बिना प्रेम के आप उसे समझ ही नहीं सकते। वो आपसे कितना प्यार करता है ये सबको उसकी आंखों में दिखाई देता है, सिवाय आपके। आपकी बहू अभिलाषा और बेटे दशरथ से ज्यादा आपका इस दुनिया में कोई वफादार नहीं है। लेकिन अगर वो खुद आपके खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सूरज पश्चिम से उगने लगा है साहब। मैं जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं थे, लेकिन मेम साहब के जाने के बाद से उनकी कमी की वजह से आप काफी सख्त हो गए। परिवार सिर्फ कायदों से नहीं चल सकता ना, वो तो प्रेम से ही चलता है। आप सुविधा के लिए कायदे बना सकते हैं, लेकिन वक्त बेवक्त उन्हें तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो लंबे समय तक बने रह सके। हालांकि मैं आपके और आपके परिवार के मामले में बोलने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आपका शुभचिंतक मानता हूँ। बस इसलिए ये सब कह रहा हूँ। परिवार तभी हो पाएगा जब वो पूरा होगा, काशीनाथ ने कहा और शिवराज का चेहरा देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों का शिवराज पर असर तो हो रहा था। वो चाय का कप हाथ में थामे हुए कुछ सोचते हुए खिड़की के बाहर देख रहा था। क्या हुआ, बाबा को फोन लगाऊं? कम से कम उन्हें अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू तो बोल दीजिए। डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि अगर लकी नहीं होता तो आप नहीं होते, काशीनाथ ने कहा। शिवराज उसकी आंखों में देखने लगे। नहीं, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है, शिवराज ने कहा और चाय खत्म करके सीधे बाथरूम की तरफ चले गए। काशीनाथ उनके कमरे में लगी उनकी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर को देखकर बस मुस्कुराने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या करने वाले थे प्रफुल्ल और निर्मला? और क्या शिवराज लकी को वापस बुलाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी और राधिका अपने घर आखिरकार पहुंच चुके थे। राधिका देख पा रही थी कि लकी का मूड ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसे मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। उधर निर्मला भी प्रफुल्ल से मिलने के लिए आ गई थी। हिल्टन ग्रुप को प्रफुल्ल की गिरफ्तारी के बारे में पता चल गया था।
और वो अपना कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल ग्रुप से खत्म करना चाहते थे। लेकिन प्रफुल्ल ऐसा नहीं होने देना चाहता था और इसलिए उसने निर्मला को तैयार करना शुरू कर दिया था। उधर शिवराज भी पूरी रात सो नहीं पाए। वो लकी को लेकर काफी परेशान थे। जब काशीनाथ ने उन्हें लकी को घर वापस बुलाने के लिए कहा तो वो काशीनाथ की बात को अनसुना करके सीधा नहाने के लिए चले गए। काशीनाथ भी अपने कामों में लग चुके थे। लगभग आधे घंटे के बाद जब शिवराज तैयार होकर बाहर आए तो काशीनाथ ने उनसे कहा, मैं ऑफिस जाने के लिए गाड़ी मंगवा लूं साहब? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अभिलाष और दशरथ से मिलना चाहता हूं, शिवराज ने कहा। जैसे ही काशीनाथ ने उनके मुंह से ये सुना तो वो काफी खुश हो गए। शिवराज कमरे से बाहर निकले और काशीनाथ भी उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। थोड़ी देर बाद में वो दोनों अभिलाष और दशरथ के बंगले पर पहुंच चुके थे। जैसे ही अभिलाष और दशरथ ने उन दोनों को अपने सामने देखा तो वो हैरान हो गए। पापा जी, आप यहाँ? अभिलाषा ने कहा और उन्हें अंदर आने का इशारा कर दिया। शिवराज अंदर चले गए और काशीनाथ को बाहर ही रुकने के लिए कह दिया। आपकी तबीयत अब कैसी है? दशरथ ने पूछा। बहुत अच्छी। मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं कल हॉस्पिटल में था। काफी अच्छा महसूस हो रहा है। लकी ने जो दवाई दी है वो भी खा रहा, शिवराज ने कहा। ये सुनते ही दशरथ और अभिलाषा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अच्छा, मैं यहाँ तुम दोनों से बस ये कहने आया था कि अब क्योंकि प्रफुल्ल नहीं है और निशांत या घर के बाकी किसी बच्चे पर हम ये जिम्मेदारी नहीं लाद सकते कि वो प्रफुल्ल की जगह संभालें, इसलिए दशरथ तुम फिलहाल इस पोजीशन को देखते रहना। अगर तुम्हें इसमें अभिलाषा की जरूरत हो और उसकी मदद लगे तो ले लेना। अभिलाषा, मैं तुम्हारा बाहर जाने का काम थोड़ा कम करके कुमारी को सौंप रहा हूँ ताकि तुम यहाँ ध्यान दे सको। तुम्हारे साथ में कमल और निर्मला भी रहेंगे। मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बीच में कल जो हुआ उसके बाद से काफी खटास आ गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि तुम लोग आपस में सुलह कर लो। इसके लिए मैंने हम सभी लोगों का लंच आज हॉल में रखवाया है। मैंने तुम्हें खबर दे दी है, मैं उन्हें भी खबर भिजवा दूंगा। आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा लंच पर मिलते हैं, शिवराज ने कहा और वहां से हाथ जोड़कर उठ खड़े हो गए। उनके चले जाने के बाद अभिलाषा और दशरथ हैरत में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उन्हें लगा था कि वो यहाँ पर लकी से जुड़ी कोई बात करने के लिए आए थे, लेकिन अपने ठीक होने के बाद उन्होंने लकी को धन्यवाद भी नहीं दिया। दोपहर तक लंच की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी इन तैयारियों का जिम्मा निशांत और कुमारी पर ही था। वो अपने बाकी भाई बहनों के साथ मिलकर इस लंच को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं कि प्रफुल्ल भाई ने जो किया उसकी वजह से हमारे परिवार की इज्जत कितनी खराब हो गई है। उनके किए की खबर यूके यूएस तक चली गई है और इस बात में भी कोई शक नहीं कि बिना अग्रवाल परिवार के हम लोगों का कोई वजूद नहीं है। हमने प्रफुल्ल जितनी या लकी भाई जितनी मेहनत नहीं की है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। मोहित को क्लोथिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा, लवीना को पता ही नहीं कि टेलीकॉम सर्विस चलती कैसे है, और दीक्षांत तुम्हारे भी फार्मास्यूटिकल में तोते उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर बिजनेस फैमिली से होने के बाद भी हमारी औकात नहीं है कि हम बिजनेस कर सके। कुमारी भी निशांत के साथ में बैठी हुई थी। उसने आगे कहा, बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम कोई भी आदमी कर सकता है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। देखो ना, अब तुम सबके डिपार्टमेंट में हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन कम से कम मैंने अपना सेक्टर तुम्हारे जितना नीचे नहीं करने दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही बिजनेस करती आ रही हूँ, भले ही छोटे छोटे स्केल पर ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारी तरह या निशांत की तरह पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं रही, और ना ही मेरे मुंह में कभी कोई सोने की चम्मच। अरे तू पॉइंट पर आना, हमें इन्हें अपने साथ लेना है, इन्हें अपने से दूर नहीं करना है पागल, निशांत ने धीरे से उसके कान में कहा। कुमारी ने अपने आप को संभाला और बोली, हाँ, लेकिन मुझे भी एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए आज के लंच के दौरान जब दादाजी अपना एजेंडा हम लोगों के सामने रखेंगे तो हम भी अपना एजेंडा उनके सामने रख देंगे, और वो एजेंडा होगा ब्रिंग लकी भाई बैक। कुमारी और निशांत ने एक साथ कहा। वो सभी लोगों का चेहरा देख रहे थे। वो दोनों जितने उत्साहित दिख रहे थे उतने बाकी लोग नहीं दिख रहे थे। उल्टा तो वो ये एजेंडा सुनकर घबराने लगे। क्या हो गया निशांत, तुम जो कह रहे हो वो आंदोलन जैसा लग रहा है भाई। तुम्हें पता है ना, दादाजी कभी अपने नियम के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, दीक्षांत ने कहा। हाँ, तो फिर ये ब्रिंग लकी भाई बैक के चक्कर में कहीं हम लोगों को भी लात ना पड़ जाए। वो तो लकी भाई हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना यार। नवीना भी अपने नाखून चबाते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारा इसमें साथ देना ठीक नहीं लग रहा है बड़े भाई। इससे तो अच्छा है मैं बिजनेस सीखने के लिए MBA ही कर लूं, मोहित ने कहा। बाकी लोग जो वहां बैठे हुए थे
वो भी इसी तरह का मत रखते थे और कोई भी कुमारी और निशांत से सहमत नहीं था। अरे यार तुम लोग भी कितना डरते हो। अरे दादाजी हमें लात मारकर बाहर निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर हमें भी बाहर निकाल दिया तो फिर वो लोग करेंगे क्या। और दूसरी बात, लकी भाई ने दादाजी की जान बचाई है। सारे डॉक्टर्स उनके आगे फेल हो गए थे। उन्होंने पुलिस वालों को मेरी आंखों के सामने पीटा है। ऐसे में दादाजी अपने नियमों से कितने भी बंधे क्यों ना हो, लेकिन वो लकी भाई के लिए अपने मन में सॉफ्ट कॉर्नर को पैदा होने से रोक नहीं पाएंगे, कुमारी ने कहा। और तू क्या MBA करने की बात कर रहा है गधे? मैं यहाँ पूरा इंस्टीट्यूट तेरे सामने लाकर खड़ा करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज ही हम लोग खोलते हैं, बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, और तू है कि खुद पढ़ने जाने की बात कर रहा है। दादाजी ने कौन सी पढ़ाई की है? कौन सी पढ़ाई की है लकी भाई ने? निशांत ने कहा। ये दोनों सही कह रहे हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। सब लोग उस भारी सी आवाज को सुनकर हैरान हो गए। वो आवाज और किसी की नहीं बल्कि राजीव की थी। वो तैयारी देखने के लिए पहले ही हॉल में आ गया था। बच्चों, निशांत और कुमारी सही कह रहे हैं। हमें लकी को वापस बुलाने की डिमांड रखनी चाहिए, वरना चीजें बिगड़ती चली जाएंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि लकी ही सब कुछ है और हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। जैसे अच्छी टीम बिना अच्छे कैप्टन के नहीं बनती, उसी तरह अच्छा बिजनेस अच्छे आदमी के बिना नहीं चलता, और वो आदमी लकी है। इसलिए आई सपोर्ट ब्रिंग लकी बैक, और तुम्हें भी इस चीज का सपोर्ट करना चाहिए, उसने कहा और सभी के सामने देखने लगा। उनके चेहरे से चिंता के बादल अब हटते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें उन तीनों की बात सही लग रही थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं भी सपोर्ट करूंगी। ऐसे करते हुए सभी लोगों ने हाँ करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वो तीनों लोग काफी खुश हो गए थे। उधर जब अग्रवाल परिवार में लंच से पहले ये सब बातें हो रही थी, तो इधर लकी भी तैयार होकर अपने कॉटेज पर आ गया था। काफी दिनों से वो इस तरफ नहीं आ पाया था। ऐसे में काफी सारी मरीज उसके इंतजार में थे। उसने राधिका को यूनिवर्सिटी छोड़ा और जैसे ही गाड़ी कॉटेज के बाहर लगाई तो देखा कि वहां पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मरीजों की भीड़ बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। वहां पर सब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आए थे। लकी अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। लकी हैरान तो महसूस कर ही रहा था, लेकिन साथ में सतर्क भी हो गया था। वो यहाँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ, तो तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? और अगर होगा भी तो भी मैं तुम लोगों को उसे हाथ नहीं लगाने दूंगा। इतने में लकी को किसी की आवाज आई। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि ललित सिंह की थी। उसे ये आवाज हॉल के पीछे बने हुए बरामदे से आ रही थी। वहां पर 4-5 लोग अपने साथ हथियार लेकर कॉटेज की तलाशी ले रहे थे। वो सारी जगहों को छान आए थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पा रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। इधर ललित सिंह, सुहासनी और पूनम बरामदे के बीच खड़े हुए थे। ललित सिंह उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग थे कि उसकी सुनना ही नहीं चाहते थे। सच सच बता दो ललित सिंह जी, वरना कितना बुरा हो सकता है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हमें लकी नहीं मिला ना तो हम आपको भी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लकी बरामदे में आकर खड़ा हो गया था। सब लोगों की नजर लकी के ऊपर टिकी हुई थी। ललित सिंह लकी को देखकर हैरान हो गया। वो उसे यहाँ से वापस भेज देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। अगर वो लकी का नाम ले लेता तो ये लोग उसे पहचान जाते और इससे लकी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती। यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है, उन्होंने क्लिनिक छोड़ दिया है, आप कहीं और जाकर दिखा लो, ललित सिंह ने चालाकी से लकी को समझाते हुए कहा। लकी भी उसका इशारा समझ गया था। वो देख रहा था कि उन लोगों के चेहरे पर गुस्सा और हाथ में हथियार हैं, इसलिए उसने सिर्फ अपने हाथ जोड़े और वहां से निकलने लगा। ललित अंकल बता दो वरना मैं। इतने में उनमें से एक आदमी को ना जाने क्या सूझा और उसने ललित के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ ललित के गाल पर पड़ता, किसी ने बीच में ही उसका हाथ रोक दिया। किसे ढूंढ रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लकी ने उस आदमी का हाथ लगभग मरोड़ते हुए कहा। उस आदमी को भयंकर दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। छोड़ उनका हाथ। इतने में एक आदमी आगे आया और उसने लकी पर बंदूक तान दी। छोड़ दे वरना गोली चला दूंगा। कौन है तू? मैं हूं लकी, लकी ने कहा और उस आदमी का हाथ छोड़कर उसे धक्का दे दिया। वो आदमी दूर जाकर एक खंबे से टकरा गया। उसने अपने आप को संभाला और अपने हाथ को झटका देकर ठीक करते हुए कहा, अच्छा तो तू है लकी, उसने कहा, और फिर ललित सिंह और फिर अपने आदमियों की तरफ देखने लगा। लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग थे कौन। वो भी ललित सिंह की तरफ देख रहा था, मगर ललित उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो लकी पहले मार खाना चाहेगा, उसके बाद हमारे साथ चलेगा, या फिर हमारे साथ चलेगा और उसके बाद मार खाएगा? उस आदमी ने लकी के बिल्कुल करीब आते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और मेरे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? लकी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए पूछा, हीरो बनने का बहुत शौक है ना तुझे?
पुखराज भैया को गिरफ्तार करवाकर अपने आप को बहुत बड़ा समाज सेवक समझ रहा है ना। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं उनका छोटा भाई युवराज हूं, उसने कहा और अपनी बंदूक लकी के माथे पर तान दी। पूनम और सुहासनी की सांस उनके गले में ही अटक गई और वो घबराई हुई सी लकी और ललित की तरफ देखने लगी। पूनम, सुहासनी, बाहर जाओ और क्लिनिक खोलो। जाते हुए ये दरवाजा बाहर से लगा देना और मैं जब तक नहीं कहूं तब तक खोलना मत, लकी ने कहा और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। पूनम और सुहासनी घबराते हुए वहां से निकल गई और उन्होंने दरवाजा भी बाहर से लगा दिया। लड़कियों के सामने मार खाने में शर्म आती है क्या? युवराज ने कहा और अपने लोगों के साथ में हंसने लगा। इतने में लकी ने उसका हाथ पकड़ा और कलाई मरोड़ दी। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। बंदूक उसके हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। युवराज का मुंह देखने लायक हो गया था। उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। अब बता, तू मार खाएगा फिर जाएगा या फिर तुझे पीटने के बाद कुछ दिनों के लिए यहीं भर्ती कर दूं? लकी ने पूछा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या करने वाला था लकी इन लोगों के साथ में? और क्या परिवार के बच्चे लकी को वापस बुलाने के लिए शिवराज को मना पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।